अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, इंतखाबात को एक जमहूरी प्रोसेस समझा जाता है, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आवाम में जाएं, उनके मसाइल सुने, अपना मंशूर उन्हें दें, उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराएं और फिर उस हिसाब से, उस पैरामीटर पर, उस मेरिट पर आवाम उन नुमाइंदगान को इलेक्ट करें जो कि उनको लगता है कि बेहतरीन तरीके से उनके मसाइल को हल करने की सलाहियत रखते हैं। मगर जब इलेक्शंस का दौरा होता है पाकिस्तान में, इंतखाबात करीब आते ही, जहां ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आवाम में जाएंगे नुमाइंदगान, जल्द से जुलूस होंगे, आवाम को कुछ कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी, हम कुछ उल्टा होते देखते हैं। हम ये देखते हैं कि जो सियासी लीडर्स होते हैं वो मुख्तलिफ जमातों की तरफ जाते हैं, मुख्तलिफ लीडरान की जानिब जाते हैं और इस तरह की टर्म्स हमें सुनने को मिलती हैं जैसे कि सीट एडजस्टमेंट, इंतखाबी इत्तेहाद और इस तरह के मामलात के जी मिलकर इलेक्शन लड़ना है। और ऐसे ऐसे इत्तेहाद हम बनते देखते हैं जो कि हमने देखा होता है कि बड़ी एक दूसरे के बारे में बातें की जा रही होती हैं, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा होता है पिछली हुकूमतों के अंदर, मगर हम देखते हैं कि कैसे शीरो शक्कर हो जाते हैं। तो इस दफ़ा भी हम यही देख रहे हैं कि आवाम में तो कुछ ही पोलिटिकल पार्टीज हैं जो कि निकल रही हैं, मगर ज़्यादातर सीट एडजस्टमेंट्स और इंतखाबी इत्तेहाद की बात हो रही है। प्री इलेक्शन इत्तेहाद की भी जहाँ बातें हो रही हैं, तो शहबाज शरीफ और पीर बगारा साहब की जो मुलाकात हुई उसके अंदर जीडीए में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक हो गया है नून लीग की जानिब से। अच्छा, एमक्यूएम के साथ जो नून लीग का इंतखाबी इत्तेहाद था, शोर तो बड़ा उठा, मगर फिर हमने देखा कि कुछ मामलात पर, कुछ सीटों पर बात बन नहीं पा रही है। इसके अलावा एक नई जो डेवलपमेंट सामने आई वो पीटीआई की जानिब से एक मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। इस बारे में ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी को हमारे साथ बातचीत करनी चाहिए और इसके पीछे वो ये कहते हैं कि जो एक नैरेटिव लेकर पीपल्स पार्टी चल रही है, जैसे कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी हम पुरानी सियासत पे बिलीव नहीं करते, जरदारी साहब को साइड पे कर दें, ये पीटीआई कह रही है कि उनका यही मतलब था। और फिर एएनपी की भी बात करती है तो ये कहते हैं कि जी हमारे जो नैरेटिव्स हैं वो कुछ मिलते जुलते हैं, लिहाजा हमें मिलकर कुछ करना चाहिए। तो ये सियासी जोड़ तोड़ कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, इसी पर हम आज बात शुरू करेंगे। हमें ज्वाइन करें नजमो साकिब साहब, सीनियर तजियाकार गुल साहब और जहांगीर जदून माहिर कानून भी हमारे साथ आज मौजूद होंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमो साकिब साहब, ये इलेक्शंस में ट्रेंड, इलेक्शन से पहले इस तरह का ट्रेंड कि जहां कोई मंशूर की बात शुरू हो उससे पहले ही हम ये देखते हैं कि सिर्फ सीट एडजस्टमेंट्स की बातें, जितनी मेरे पास इस वक्त न्यूज़ पड़ी हुई है, जितने कागजात मेरे पास इस वक्त पड़े हुए हैं, इस पर सिर्फ यही खबरें हैं कि कौन किसके साथ इत्तेहाद करना चाह रहा है। मामला क्या है? मामला बड़ा सीधा है रामीन। अगर आप देखें पिछले इलेक्शंस जितने भी हुए हैं तो उसमें जो बड़ी पार्टी है, मिसाल के तौर पे अगर मुस्लिम लीग नून है या पीपीपी है या और कोई बड़ी पार्टी है, उनको पूरा यकीन होता है कि हम ये इलेक्शन जीतेंगे और मेजॉरिटी में आएंगे और हुकूमत बनाएंगे। जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं लंदन से, उस वक्त के से लेके आज तक अगर आप हालात देखें तो आपको पता लगेगा कि कुछ मखलूत हुकूमत बनने की फ़ज़ा में जो है वो ख़बरें हैं और लग भी ऐसा ही रहा है कि मखलूत होंगी। जब कोलिशन बनेगी तो उसमें तो फिर इत्तेहाद की बातें आएंगी ना। तो जब आप बिल्कुल ठीक आपने अपने इंट्रो में कहा कि कुछ उल्टा होता नज़र आ रहा है, कुछ इसलिए भी कि ये इलेक्शन इसलिए भी कुछ ऐसे अजीबोगरीब से हैं कि फ़ज़ा में है कि जी पहले से ही पता है कौन सी जो है वो पार्टी वो हुकूमत बनाएगी, वज़ीर आज़म कौन होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये कि इत्तेहाद क्यों ज़रूरी है? इत्तेहाद इसलिए ज़रूरी है कि अगर एक पार्टी लेट से कोई 1/3 वोट लेती है तो उसने किस तरीके से हुकूमत फॉर्म करनी है, लिहाजा उसमें अगर पीपल यानी इसको पीटीआई को यकीन है कि उनको ज़्यादा तादाद में मिलेंगी सीटें, तो वो ये चाहेंगे कि जो हम ख्याल लोग हैं, और मैं हैरान होता हूँ पता नहीं पीटीआई का हम ख्याल इस पूरे पाकिस्तान में, सियासी जमात तो दूर की बात रही, हम ख्याल कोई और है कि नहीं है, क्योंकि पीटीआई का तो ये है कि हम हैं और कोई नहीं है। और हमने उनकी जब वो रूल कर रहे थे 4 साल, उसमें भी हमने यही देखा। तो ये इत्तेहाद हमें 7 फरवरी तक बातें सुनाई देती रहेंगी। मेरे ख्याल में इसकी तरफ आवाम को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चल रही हैं। अब जैसे कि उन्होंने एएनपी और पीपल्स पार्टी को भी पेशकश की है, विलिंगनेस देख रहे हैं आप? जी जी, आपकी मैं उसी तरफ आ रहा था, आपने अपने इंट्रो में बताया उन्होंने तो पेशकश की है। सवाल ये है कि क्या पीपीपी को सूट करता है ये? क्या पीपीपी को सूट करता है? और वो याद रहे कि जरदारी साहब जो हैं वो अभी भी अपनी सीट पे बराजमान हैं और वो यानी सरखेल हैं अपनी पार्टी के। तो उनको याद होगा कि इमरान खान साहब ने स्टेज पे खड़े होकर कहा था
कि मेरी बंदूक की शिस्त जो है वो तुम्हारी तरफ है जरदारी। तो अब सिर्फ ये देखना कि पीटीआई ने अगर कोई इंदिया दिया है कि जी हम तैयार हैं, तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि दूसरे लोग तैयार हों, उन्होंने तो अपना देखना है। और उसमें मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि पीटीआई को ना सिर्फ इनके साथ बल्कि किसी भी बड़ी पार्टी छोटी पार्टी के साथ इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ेगी, और उनको सिर्फ पीपीपी और एएनपी की बात नहीं करनी चाहिए, उनको बाकी पार्टियों को भी देखना चाहिए। अब अगर ये रीत शुरू कर दी पीटीआई ने कि भाई पीटीआई के अलावा भी कुछ इसमें इस मुल्क में लोग हैं, कुछ ऐसी सियासी जमातें हैं, तो ये अच्छी रीत होगी, ये पीटीआई के हक में जाएगा। मगर मसला इस वक्त ये है कि उनको अपने अंदरूनी हालात, चेयरमैनशिप से लेके उनके पुराने चेयरमैन का जेल में होना, उसके बाद ये पता ही ना होना कि हमें इजाज़त भी मिलेगी कि नहीं, इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे कि नहीं, पीटीआई को इजाज़त होगी कि नहीं, क्योंकि जो पकड़ दकड़ शुरू हुई हुई है, जो कागज़ दाएं बाएं हो रहे हैं, जांच पड़तालों में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर उन लोगों के कागजात जो हैं वो नहीं माने जा रहे जो कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इस दौरान में जब मुश्किल हालात आते हैं, वो कहते हैं ना कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, तो उसमें इमरान खान साहब ने साथ में ये भी फैसला करना है कि अब जबकि ये तय हो गया और जो नजर भी आ रहा है कि कोalition बनेगी, मखलूत हुकूमत होगी, तो उनको चाहिए कि पाकिस्तान के सियासी और जो हालात इस वक्त पेश आ रहे हैं उनके मद्देनजर वो जरा खुल के बताएं कि भाई हम तैयार हैं किसी भी पार्टी के साथ करने के लिए, अगर वो पाकिस्तान के हक में हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। और ये वो कब करते हैं, मुझे लगता है उनको करना पड़ेगा, अगर नहीं तो फिर ये सूरत हाल चलती रहेगी 7 फरवरी तक। ठीक है जहांगीर साहब, सियासी जोड़ तोड़ जो इस वक्त जारी है, इसमें अवाम क्या करे, अवाम किसकी तरफ देखे, जबकि सियासतदान ही अवाम की तरफ नहीं देख रहे हैं? नहीं, अगर आप पॉलिटिकली लैंडस्केप देखें पाकिस्तान का, तो उस पे जो इत्तेहाद हैं वो बनते भी हैं और टूटते भी हैं। बाज़ औक़ात दो अपोजिट पार्टियां होती हैं इलेक्शन के अंदर, एक दूसरे का नैरेटिव जो है वो उस पर अटैक करती हैं, फिर जब इलेक्शन के बाद जो है वो एक दूसरे के साथ हो जाती हैं। या आपने माजी में भी देखा है, अभी भी मुस्तकबिल में। तो पॉलिटिकली जो पार्टीज़ हैं वो अपने डोर हमेशा के लिए क्लोज नहीं करती। आपको ये भी याद होगा कि बाज़ पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा था कि आइंदा मुस्तकबिल में कभी भी MQM के साथ इत्तेहाद नहीं होगा, तो फिर वो उसी पार्टी के साथ भी इत्तेहाद हो जाता है, MQM के साथ भी हो जाता है। फिर वो कहते हैं जी ये पुरानी MQM नहीं है, नई MQM है। तो इस तरह अब MQM जो है वो पाकिस्तान की तारीख देखें तो हमेशा ही पावर में रही है। वो फिर ये भी गिला करते हैं जी कराची जो है उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो बेसिकली तो पार्टियों को इत्तेहाद जो है वो किसी नज़रिए के तहत किसी ऐसे एक कंसेंसस, एक कॉमन पॉइंट्स पे करना चाहिए जिसमें पाकिस्तान के लिए एक मुस्तकबिल की जो तरक्की है उसको डीरेल नहीं किया जाए, पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको डीरेल न किया जाए। जैसा कि आप जो ही जिस तरफ चले इलेक्शन हो गए 2018 के, एक पार्टी जो है चाहे जिस तरह भी हुकूमत में आ गई, तो असम्बली के फ्लोर पे जो दूसरी अपोजिशन थी, जो आल दो के वो नहीं एडमिट कर रहे थे या नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा जब ये पार्लियामेंट के अंदर आ गए हैं तो उन्होंने कहा आज जी हम मिल के एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेते हैं और आपके जो केसेस हैं हमारे केसेस हैं ये साथ साथ चलते रहेंगे। लेकिन उस वक्त जो अभी PTI के बानी चेयरमैन थे जो अभी जेल में है, उन्होंने कहा जी हम तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी चोर के साथ या किसी ऐसी पार्टी के साथ, बल्कि उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा जी ये इन लोगों के साथ जो है आप बैठने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जो पॉलिटिकली माइंड होता है किसी लीडर का या किसी पार्टी का, वो इतना रिजिड नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा उसमें चलें अपने ज़ाती तौर पे कोई एक दूसरे के केसेस चलते रहे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो वन शुड जमहूरियत का तो हुस्न ही है, स्पेशली पाकिस्तान की जिस तरह की सियासत है जहांगीर साहब, तो इसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी, मुफाहिमत, ये सारी टर्म्स ही हम सुनते आ रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ, देखें आज के जो हालात हैं, ये पिछले जो 4-5 सालों के हालात हैं, ये किसी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के बस का काम नहीं है, ना ही कोई पाकिस्तान के अंदर सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो है इन हालात इतने गंभीर हो चुके हैं उनको आगे लेके जा सकती है। हमारे देखें ना, हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, दहशतगर्दी भी हैं, और सबसे जो हमारा बड़ा मसला है वो हमारी इकानमी बिल्कुल बैठ गई है। इन्फ्लेशन देखें इस मुल्क के अंदर कितना 40% तक पहुँच चुका है, लोग जो है वो कुचले जा चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट देखें, रोजगार के कोई जराए नहीं मैसर आ रहे।
तो जो भी मतलब है हालात हैं, वो चाहे वो मिडिल तबका है, दरमियाना तबका है और मजदूर तबका है, उनके लिए तो इंतहाई मुश्किल है। अब्दुल्ला साहब, आप कौन सा इत्तेहाद बनता देख रहे हैं आने वाले इलेक्शंस में, और ये भी बताएं साथ कि ऐसा कौन सा इत्तेहाद होगा जो पाकिस्तान के ये तमाम मसाइल हल कर सकेगा, जैसे कि जहांगीर जदून साहब इनकी तरफ एक इशारा भी कर रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तमाम सवालात हमारे सामने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जिस तर्ज सियासत के हम देख रहे हैं वो अवाम के अंदर गैर मकबूल हो गई है और लोगों की मुश्किलात में इजाफे का बायस बन रही है, रादर देन के वो राहत प्रोवाइड करे। अब जो ये बात हुई है, नजम साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब आपको अंदाजा हो रहा हो कि कौन जीत रहा है, कौन अगला वजीर आजम आ रहा है, तो यकीनन डाउट्स क्रिएट होते हैं। वैसे ही जैसे 2018 के अंदर हमें अंदाजा हुआ था कि क्या होने वाला है। अब मसला यहाँ यह है कि पहली बात यह है कि जमहूरियत किस लिए चाहिए। जमहूरियत इसलिए चाहिए ताकि जमहूर की आवाज बना जाए। अगर जमहूर की आवाज है तो फिर जाहिर है आप हैं या मैं हूं या हमारे दीगर शुरका हैं, अगर वो किसी नजरिए के साथ खड़े होते हैं ना, जाहिर है किसी शख्सियत के साथ तो नहीं होते, तो वो नजरिए के साथ होते हैं, वो आइडियोलॉजी देखते हैं, वो उसके प्रायोरिटीज देखते हैं कि पार्टी क्या कह रही है। लेकिन जब पार्टियां इत्तेहाद कर लेती हैं तो फिर वो नजरियात जो है उनका तो कलाकमा हो जाता है, उनका तो गला घोंट दिया जाता है। तो ये तो एक वोटर के साथ बड़ा जुल्म है। और जो पार्टी से मुंसलिक लोग हैं, अब आपने खुद फरमाया कि पीटीआई के जो है वो एएनपी, तो ये तो पोल्स अपार्ट हैं। देखें ना, कहाँ पीटीआई, कहाँ जो है वो जो, और इसी तरह से पीडीएम की हुकूमत में एएनपी कहाँ, और आप देखें इस्फंदियार वली को देखें और महमूद खान अचकजई को देखें और साथ नवाज शरीफ साहब को देखें, तो ये तो मतलब एक बिल्कुल ही एक और ही सोच है। तो यानी कि और फिर जब एक आपको पता है 2018 में ये पार्टी ने कहा गया, अभी बताया जहांगीर साहब ने, 2018 में एमक्यूएम को पता नहीं किस किस अलकाब से और मतलब इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, बाद में वो हुकूमत में साथ थे। तो ये देखें, ये फिर नहीं चलेगा मामलात, और फिर ये इसी वजह से अवाम के अंदर ये अपनी पजीराई खोते जा रहे हैं। 13 करोड़ 85 लाख वोटर हैं, तो वोट कितने डालते हैं ये देखने वाला सवाल है। अगर ये भी जमहूरियत है तो अगर वोट डाल रहे हैं 4 करोड़ और वोटर हैं 13 करोड़ 85 लाख, तो फिर क्या ये जमहूरियत जो है, ये फिर इसको मैं क्या कामयाबी का जो है जुमरे में लाऊं। अब दूसरी तरफ जो है, अब जो इत्तेहाद है कौन से, देखिए पहली बात यह है कि दिफाई पाकिस्तान कौंसिल जो है उसको भी आप जो है वो भूले ना। इस टाइम पे आपको जितने इत्तेहाद नजर आ रहे हैं वो सियासी इत्तेहाद नजर आ रहे हैं। जो दीनी जमातों का इत्तेहाद है वो इस टाइम पे अदम मेरे ख्याल में वो अभी नजर नहीं आ रहा। दीनी जमातों का इत्तेहाद जो है वो बड़ा जरूरी है और ये एक जगह है जिसको हम नजरअंदाज करें। मेरी एक इसमें अहम गुजारिश है, वो ये है कि जब पीडीएम बनी तो उसने एक्सट्रीम राइट जो था उसने एक्सट्रीम लेफ्ट के साथ जो है वो मुआनका कर लिया, गले मिल गए। तो राइट विंग की रिप्रेजेंटेशन कहाँ गई? देखिए ना, लेफ्ट विंग तो आज भी खड़ी, लेकिन राइट विंग जो कि बहुत सारी कौम और पूरी दुनिया के अंदर राइट विंग फोर्सेस होती हैं, वो राइट विंग फोर्सेस जो हैं इस टाइम पे पाकिस्तान में नजर नहीं आ रही। इसलिए राइट विंग का इत्तेहाद मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। ये वक्त का तकाजा भी है, ये जरूरत भी है। और फिर मैं नहीं समझ रहा कि मियां साहब को या किसी और को मुकम्मल जो है वो हमायत मिल जाएगी। अब पीटीआई जो एएनपी की तरफ जो बात कर रही है उसका मकसद ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो ये समझते हैं कि वहां कुछ वो सीटें ले जाएंगे और उसकी बुनियाद के ऊपर यहाँ भी जो है वो एक अपनी हुकूमत वहां कायम कर पाएंगे। मैं समझता हूँ उनके लिए अभी बहुत कड़े इम्तिहानात हैं। जो जांच पड़ताल है उसके अंदर अभी उनके लिए मुश्किलात हैं, और फिर मेरे ख्याल में ये सबके लिए होनी चाहिए। कोई भी शख्स जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, जो पाकिस्तान के कानून के खिलाफ गया हो, उसको जो है सख्ती से डील करना मेरे ख्याल में वक्त का तकाजा है। लेकिन दूसरी तरफ जो है
वो हमें ये देखना है कि एक सिक्योरिटी सूरत हाल भी मुल्क के अंदर जो है वो प्रिवेल कर रही है और दिन ब दिन उसके थ्रेट्स जो है वो बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है जरदारी साहब ने भी दबे लफ्जों में इलेक्शन के तातुल की बात की और इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान तो बड़ा बरमला इजहार कर चुके और मैं समझता हूं कि आर्मी चीफ साहब ने भी अमेरिका के अंदर जो है वो ये कहा कि कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो मकसद ये है कि ये इलेक्शन जो हैं वो पाकिस्तानी, देखिए ना, अभी पीटीआई अगर जीत जाती है तो वो इनकलाब कहलाया जाएगा और अगर वो हार जाएगी तो वो धांधली कहलाई जाएगी, क्योंकि ये पीटीआई की एक रविश रही है कि वो इतना प्रोपोगेट करती हैं चीजों को, इतना ना सिर्फ पीटीआई बाकी जमातें भी, हमने हमेशा यही देखा है कि जो भी इलेक्शंस होते हैं हमेशा उस पर अदम एतमाद का इजहार किया, रिगिंग की इल्जामात ही होते हैं। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात यूं लग रहा है कि थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कलअदम करार दिए जाते हैं और बल्ले का निशान छिन जाता है तहरीक इंसाफ से, जो कि एक बहुत बड़ा डेंट था इंतखाबात से ऐन पहले। अगर एक पार्टी के पास से इंतखाबी निशान चला जाए तो बड़ा कैओस मच सकता है, वोटर सपोर्टर में कंफ्यूजन फैल सकती है। फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में अपील की जाती है तहरीक इंसाफ की जानिब से और पेशावर हाई कोर्ट उस फैसले को, इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को कलअदम करार दे देता है, हुक्म इम्तना दे देता है और अब बेंच आगे जाके इस पर मजीद भी बात करेगा। मगर फिलहाल बल्ले का निशान वापस मिल गया है तहरीक इंसाफ को, जो कि एक रिलीफ था बिलाशुबा। मगर फिर यह खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा कोर्ट अपील में जा रहा है इसी फैसले के खिलाफ। इस पर नून लीग ने भी काफी रद्द अमल दिया, उनकी जानिब से ये कहा, एक तो लाडला करार दिया गया जो बानी तहरीक इंसाफ है उनको भी। इसके अलावा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर हमला करार दिया है। तो तहरीक इंसाफ की इलेक्शन में शमूलियत कितना बड़ा सवालिया निशान है। नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से भी कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि मुस्तरद किए जा रहे हैं, लिए नहीं जा रहे। इसी पे जरा बात करेंगे तहरीक इंसाफ की शमूलियत पर। नजमुल साकिब साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन गया है इंट्रा कोर्ट अपील में, क्या इससे ऐसा महसूस होता है कि कुछ फरीक बन गया है इलेक्शन कमीशन इस मामले में और पार्टिसन रोल थोड़ा अदा कर रहा है? सबसे पहले तो रामीन, ये मैं कहूँगा आपसे भी और अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी और पूरे पाकिस्तान से, ख़ास तौर पे ये जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, बाबा आप उसको क्यों तंग कर रहे हैं, पीटीआई को और इमरान खान को? क्या मसला है आपका? बल्ले का निशान उनको दे दीजिए। बल्ला पीटीआई का था, बल्ला पीटीआई का है, ये खामखा के चक्कर क्यों दे रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दूसरी पार्टियों को इतराज नहीं है, दूसरी पार्टियों को इतराज नहीं है कि वो बल्ले के साथ आए या किसी के साथ आए, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्यों मुसीबत पड़ी हुई है इंट्रा कोर्ट जाने की? क्यों वो ये चाहते हैं कि उनके पास बल्ला ना रहे? अगर उनका ये ख्याल है कि इमरान खान को या उसकी पार्टी को बल्ला नहीं मिला तो उससे उनका कोई वोट कम हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ये ऐसे नहीं होता। लोगों से तलवारें छीन गई, लोगों ने तीरों के साथ काम किया, उसमें क्या उसमें फर्क पड़ेगा? सिर्फ ये है कि लोगों की, आवाम की उलझनों में इजाफा हो रहा है कि अब क्या होगा, बल्ला मिलेगा कि बल्ला नहीं मिलेगा। देखिए, बल्ला पीटीआई का था, उसको दे दीजिए, और अगर आपने नहीं दिया तो आप उनका वोट बैंक बढ़ा देंगे। जरा मेरी बात गौर से सुनिए, जब जबरदस्ती करते हैं ना आप, तो उसके बाद फिर ये है कि वो जो मजलूम बन जाता है आदमी, उसमें उसके वोट बढ़ जाते हैं, वो ज्यादा वोट ले लेगा। तो आप इसको इधर तक ही रखें। अगर वो बहाल हो गया था बल्ला, तो उनको आप यानी बल्ला दे दीजिए। एक दो बातें और ये रामीन इस सिलसिले में बड़ी जरूरी हैं। हम अभी देख रहे हैं कि कोई अदालती फैसला आता है तो एक पार्टी कहती है बड़ा अच्छा हुआ, ये देखें जी अदालतें हमारा बड़ा कॉन्फिडेंस अपनी अदालतों पे, मिठाइयां बंटती हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद खिलाफ आया तो ये जी देखें ये क्या हो गया, ये तो गलत बात है, ये तो रिलीफ दिया जा रहा है। अब इमरान खान के रिलीफ पे अगर आप पिछले 3 दिन की अखबारें देखें तो आपको नजर आएगा कि इमरान खान को पता नहीं कौन सा रिलीफ मिल गया। मुझे जरा बताएं क्या रिलीफ मिला है? क्या वो जेल से निकल आया है? क्या उसकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है? क्या उसके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं? क्या इमरान खान को पता लग गया है कि वो इलेक्शन लड़ रहा है? मुझे ये बताइए, क्या तोशा खाना, क्या साइफर के सब खत्म हो गया? कौन सा रिलीफ? अब उसमें जो दूसरा पहलू है इसका, वो जदून साहब भी हैं, अब्दुल्ला साहब भी हैं, वो भी इस पे यानी जरा रोशनी डालेंगे। मुझे ये बताइए, जब आप ये कहते हैं कि अदालतों ने किसी पार्टी को या किसी सियासी शख्सियत को रिलीफ दिया, तो आप कह क्या रहे हैं असल में?
आप असल में ये कह रहे हैं कि अदालतों पे हमारा कोई एतबार नहीं है, अदालतें बिकी हुई हैं, अदालतों का फलाना 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 है, और उनकी क्रेडिबिलिटी पे आप हमला करते हैं। आपको ये ख्याल ही नहीं रहता कि आप अपने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करते हैं। जब आप ये कहते हैं कि जी उसको रिलीफ मिला, बाबा वो आईन देखते हैं, वो कानून देखते हैं और कानून के मुताबिक काम करते हैं। अब मैं ना मानूं वाली जो एक स्ट्रीक चल पड़ी है कि जो कोई भी फैसला है अगर मेरे हक में है तो मैं मानूंगा, अगर मेरे हक में नहीं है तो मैं उसके लिए कई किस्म के अल्फाज, एडजेक्टिव्स हैं जो कि इस्तेमाल कर सकता हूं। कैंपेन एक और बात मुझे समझ नहीं आती, हाँ ये देखें ना, एक और बात की रामीन समझ नहीं आती कि आप एक अदालत पे कहते हैं जी उसने मेरे हरीफ को, मेरे दुश्मन को, मेरे अपोनेंट को रिलीफ दे दिया, अगले दिन आप अपना एक केस लेके उसी अदालत में जा रहे होते हैं। क्यों जाते हैं फिर वहां आप? अब्दुल्ला साहब, आपको क्या लगता है बल्ले के निशान पर क्या अभी भी सवालिया निशान है? बिल्कुल है, बल्ले का सवालिया निशान इसलिए बनता है, ये बात ठीक है कि भाई आप दे दें उनको, लेकिन क्या चिराग, मेरा ख्याल है कि उनका पहला जो निशान था वो चिराग था, तो चिराग क्यों नहीं मांग रहे भाई? बात ये नहीं है, बात ये है कि मेरी अपनी पार्टी के 2 सिंबल चेंज हो चुके हैं। पहले लैपटॉप था, अब सूरजमुखी का फूल दे दिया गया है, तो मैं क्या इसके ऊपर शोर मचाता फिरूं? मकसद ये है कि ये इलेक्शन कमीशन का सवाबदीद होता है कि वो दे। हाँ, मेरा ख्याल है कि देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर ना दे तो वोटर डिस्टर्ब नहीं होता? आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका निशान चला भी जाए इंतखाबात से ऐन पहले? देखिए, फर्क तो बहुत सारी चीजों से पड़ता है। आपकी लीडरशिप अगर अंदर है तो तब भी तो फर्क तो पड़ता है ना, उससे ज्यादा तो नहीं फर्क पड़ेगा। तो मतलब एक बल्ले के ऊपर और उसके ऊपर देखें, कुछ चीजें होती हैं जिनको हम अपना वो बना लेते हैं, गुड लक साइन बना लेते हैं। अल्लाह ताला गुड लक देता है, कोई साइंस के जरिए गुड लक नहीं आया करती, पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि अदालतें तो रिलीफ देती हैं, बिल्कुल, रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? क्या आम आदमी को भी एक्सरसाइज मशीन जो है वहां जो जेल के अंदर है उसको मिलती है? क्या आम जो बंदा मुल्जिम आता है तो वो तो बख्शी खाने में रखा जाता है, प्रिजनर वैनों में आते हैं, एक के अंदर 20-20, 25-25 आदमी जो है वो डाल दिए जाते हैं, हथकड़ियां लगाई जाती हैं। तो फिर जो दीगर लोग आते हैं वो मर्सिडीज गाड़ियों के प्रोटोकॉल में आते हैं, उनको मेहमान खानों में रखवाया जाता है। किसी को एयरपोर्ट पे जाके जो है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि एयरपोर्ट पे बंदा आया हो और वो जाके उसको जो है वो जमानत मिल गई हो और मुजरिम डिक्लेयर हुआ वो। तो मकसद ये है कि रिलीफ तो मिल रहे हैं, और अगर ये आम आदमी के नसीब में नहीं है तो फिर अदालत के निजाम इंसाफ के ऊपर उंगली उठेगी, और इसलिए ही उठती है, तभी वो 130वें नंबर पे दुनिया के रेटिंग में आती है। तो फिर अदलिया को भी ये सोचना चाहिए, ये बात दुरुस्त है कि तमाम फैसले जो है वो अगर हर काम ही अदालत करना शुरू कर दे, लेकिन ये देखे ना कि जो मामलात थे सियासी, उनको ऐवानों के अंदर हल करने के बजाय सड़कों पर लाया गया। सड़कों के बाद उनको मीडिया की जीनत बनाया गया और मीडिया पे ट्रायल्स शुरू हुए। जब मीडिया के ट्रायल कामयाब नहीं हुए तो हमले हुए, जब हमले नहीं कामयाब हुए तो फिर आप जो है वो आके अदालत में आ गए। अदालत में भी सिर्फ लाहौर की एक मखसूस अदालत में एक मखसूस जज साहब से जो कुछ होता रहा, वो मतलब कोई ये ढकी छुपी बातें तो है नहीं ना। अफसोसनाक है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन दूसरी तरफ जो है अभी कभी किसी को रिलीफ मिल जाता है। अभी देखे ना, हकीकत ये है कि अगर आज नवाज शरीफ साहब को, मैं कोई उनका स्पोक्समैन तो हूं नहीं, लेकिन नवाज शरीफ साहब को मुकदमे जिन्होंने बनाए वो तो नैब किसकी थी उस वक्त की, वजीर आजम कौन था उस वक्त का? तो फिर अगर केस कमजोर बनाए या उनके प्लेटलेट्स कम होने के बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खुद उनको गारंटी दी और कहा कि मुल्क से चले जाएं, और वजीर आजम उसकी रिपोर्ट को देख के, तो फिर उसके अंदर कौन था? मतलब मैंने तो और आपने, रामीन साहिबा ने तो फैसला नहीं किया था ना। मकसद यहाँ ये है कि ये जो सारा सिलसिला चल रहा है, इससे जो मुझे नजर आ रहा है, ये हीट ऑफ द सिचुएशन जो है उसमें इजाफा हो रहा है।
और अगर जब हरारत एक हद से ज्यादा बढ़ जाए, तजावज कर जाए, तो फिर मामलात जो है तसादम की तरफ चले जाया करते हैं। और तसादम की शक्ल के अंदर, क्योंकि इलेक्शन जो है वो अमन अमान के अंदर हुआ करते हैं, वो जब नुक्से अमन अमा का खतरा हो तो उसके हवाले से फिर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हो जाते हैं। तो देखना यह है कि हमें जो बुनियादी तौर पर कि पार्टियों ने करना क्या है। क्या वजह है कि दुनिया में चाइना एक कामयाब डेमोक्रेसी है, चाइना के अंदर एक बेहतरीन निज़ाम हुकूमत चल रहा है, आवाम की फलाह बहबूद, हर एक सेकंड में एक आदमी सतह गुर्बत से जो है वो ऊपर आ रहा है। और फिर हमें ये भी देखना है कि जब जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं अमेरिका के अंदर, वहां भी एक निजाम चल रहा है। दुनिया में हर जगह पार्टियां एक दूसरे से इलाहाक करती हैं, लेकिन ये जो 1700 पार्टी पाकिस्तान में बन गई है, इसकी बुनियाद के ऊपर तकसीम दर तकसीम दर तकसीम हो रही है। और ये मामला देखे ना, कोई भी, मेरी आखिरी बात ये है कि आखिरी बात कर लूं कि देखिए रामीन साहिबा, अगर आपके जब मल्टीपल पार्टनर्स होंगे तो जूतियों में दाल बटती है। प्रॉब्लम ये होती है फिर उसमें इजाफे होते हैं और उससे अवाम कमजोर हुआ करते हैं, मजबूत नहीं होते, और वो अवाम की कभी भी नुमाइंदगी नहीं कर सकते। हंग पार्लियामेंट बन जाती ना उससे। एक ये बात बिल्कुल ठीक है, बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया। जहांगीर साहब, आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन क्या एक पार्टिसन रोल प्ले कर रहा है? क्यों वो तहरीक इंसाफ के बल्ले के पीछे पड़ा है? और तहरीक इंसाफ की इलेक्शन में शमूलियत बतौर जमात अभी भी कितनी अनसर्टेन है? पहले तो मैं एक आपको करेक्ट कर दूं, बिकॉज लीगल साइड पे मैं चीज समझता हूँ। ये जो आप कह रही है ना इंट्रा कोर्ट अपील, तो इंट्रा कोर्ट अपील पेशावर हाई कोर्ट में नहीं होती। जी, पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील नहीं होती। अब इन्होंने जो जज साहब ने ऑर्डर पास किया उसका कोई रिव्यू फाइल किया जी, आप अपना ऑर्डर रिव्यू करें। तो पहले तो ये बात है कि इंटरिम ऑर्डर जो होता है उसके खिलाफ तो आईसी होती नहीं है इंट्रा कोर्ट। अगर फाइनल ऑर्डर भी पेशावर हाई कोर्ट पास कर दे तो उस पेशावर हाई कोर्ट के अंदर इंट्रा कोर्ट अपील हो ही नहीं सकती। उसके ये भी अनफॉर्चुनेट बात है कि लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील होती है, इस्लामाबाद में होती है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील नहीं होती। नहीं तो फिर इलेक्शन कमीशन अभी फिर क्या कर रहा है, किस तरह की अपील कर रहा है? वो फिर वो जज साहब वो कह रहे हैं कि जो आपने ऑर्डर अपना दिया है इसको रिव्यू कर लें आप, क्योंकि अगर अपील होती है तो अपील में वो जज नहीं बैठता जिसने ऑर्डर दिया होता है, उसको कोई दूसरा बेंच या दूसरे जज सुनते हैं, वो उसके ऑर्डर को देखते हैं कि ऑर्डर ठीक है या नहीं है। अपील जो है उनकी हो सकती है लीव टू अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अब देखें ना, इलेक्शन कमीशन के जो ऑर्डर है उसमें अगर वो उनकी ये प्ली है जी कि इन्होंने इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं कराए थे, तो साथ ये भी प्ली है कि कोई बंदा अगर पीटीआई के भी आप पे बात करता है तो वो, या दूसरा एक ऑर्डिनरी रीजनेबल माइंड भी कहता है कि आप दूसरी पार्टियों को भी जरा चेक करें कि उनके अंदर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं वो किस नौयत के होते हैं। ठीक है, मुझे इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ नहीं है अगर वो मेरिट पे फैसला करें किसी भी पार्टी का कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं है, या पार्टियां इलेक्शन कराएं, या पार्टियां अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो इंतखाबात करें। इनमें थोड़ा सा मसला ये हुआ जो एग्रीव्ड है पीटीआई वाले, या उनकी इसमें बात में वजन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनका जो फैसला था वो रिजर्व करके टाइम जो है वो जो गेन किया है उस पर थोड़ा सा उनका एतराज़ ये आ रहा है कि ये अगर टाइम हमें पहले मिल जाता तो फिर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इलेक्शन करा लेते। लेकिन अभी एक तो इलेक्शन सर पे नेशनल इलेक्शन है, वो दूसरा उन्होंने दोबारा उनको 20 दिन का टाइम दिया। उनको कहा जी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 20 दिन में के अंदर जो है ये हम एडमिट करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की हमारी अपॉइंटमेंट जो है वो उस टाइम पे नहीं हो सकती है और उस तरह के इलेक्शन नहीं हो सकते जिस तरह के आइन के मुताबिक है, क्योंकि टाइम शार्ट है। शार्ट टाइम देखे ना, एक अगर इलेक्शन आपने जिस तरह ये नेशनल इलेक्शन है 54 डेज देने हैं, तो अगर आपने ये 54 डेज नहीं दे रहे तो आप कहते हैं इलेक्शन जो है 30 डेज में मुकम्मल करें, तो वो तो नहीं हो सकता। तो इनके साथ भी कोई इस तरह की सिचुएशन वो बता रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि उन्होंने अपने आइन की कहाँ पे वायलेशन की है और जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या समझता है। लेकिन उनके पास एक अपॉर्चुनिटी जरूर है, जिस तरह उनको रिलीफ मिल गया है पेशावर हाई कोर्ट से, चाहे वो मेरिट पे है या नहीं है, वो देखिए आगे भी फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में भी कोई पार्टी जाएगी तो फाइनल डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का होगा कि एक पार्टी को जो है वो इलेक्शन के करीब आके क्या उसको नहीं। वैसे पेशावर हाई कोर्ट ने जिस बेसिस पर इलेक्शन कमीशन का ये फैसला कलअदम करार दिया है, ये बुनियाद पे आप जरा कमेंट कीजिएगा, ये जो उन्होंने फैसले की जो बुनियाद रखी थी। नहीं, अभी देखे ना, कलअदम नहीं करार दिया, अभी उनको सस्पेंड किया है, थोड़ी अरसे के लिए 11 जनवरी तक मुअत्तल किया है। कलअदम का मतलब होता है कि आपने सेटिसाइड कर दिया, हुक्म इम्तना आ गया ना। हाँ, हुक्म इम्तना आ गया। जी, ओके, इम्तना है, कलअदम नहीं है।
तो हुक्म इम्तना का मतलब होता है कि टेम्परेरी रिलीफ उनको मिल गया है। तो 11 के बाद जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो फिर उसको डीबी जो है 2 जज जो है वो देखेंगे कि आया इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो डिप्टी जज होता है फिर उसके बाद एक प्रॉपर जो बेंच कंस्टिट्यूट होगा तो वो उसको देखेगा। बिल्कुल जी, बड़े इंपॉर्टेंट कानूनी निकात बता दिए। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक बेवदास। वेलकम बैक नाजरीन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने कौमी किसान कन्वेंशन से एक खिताब किया है और उसमें उन्होंने जो ज़राअत का शोबा है जिस पर पाकिस्तान बहुत अरसे तक इन्हिसार करता रहा है और हम हर दौरे हुकूमत में यही बातें सुनते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, ज़रखेज़ मुल्क है, इस पर काम होना चाहिए, इस हिसाब से इकॉनमी भी बेहतर हो सकती है। ग्रीन इनिशिएटिव की उन्होंने बात की और उसमें उन्होंने ये बताया कि मकासद क्या हैं इस ग्रीन इनिशिएटिव के। इसके अंदर सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि जी मंसूबे की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, जबकि बाकी आमदन किसानों की फलाह और ज़रई तहकीक पर खर्च की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी अच्छी ये बात भी बताई कि तमाम अजला में एग्रीकल्चरल मॉल्स बनाए जाएंगे और इन मॉल्स का मकसद क्या होगा कि किसानों को सहूलियात मैसर की जाएंगी, फैसिलिटेट किया जाएगा और इस हिसाब से अगर उस पर काम किया जाए तो मईशत के लिए बेहतरीन एक संग मील साबित हो सकता है। तो इसी पर जरा बात करते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर क्या गामजन है अगर ये सब्ज इनकलाब आ जाता है हमारे मुल्क में। नजमुल साकिब साहब, ये इनकलाब अभी तक आया क्यों नहीं? ये इनकलाब एक आध दफ़ा पहले आ चुका है, लेकिन इस मर्तबा लगता है कि इसमें संजीदगी का पहलू ज़्यादा है क्योंकि हमारे सिपा सालार उसमें मौजूद हैं और जब से वो आए हैं ये मेरे ख्याल में दूसरा बड़ा इकदाम है जो हमारे सामने आएगा। आपको याद होगा कि SIFC की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुई, प्राइम मिनिस्टर ने भी बीच में जो है वो तकरीर की बात की, लेकिन वो आर्मी चीफ जो हैं वो हमारे पहले लाहौर और फिर कराची की मुलाकातें और उसके बाद बिजनेस कम्युनिटी को अपने साथ बताना कि मईशत को क्या मसाइल हैं। माजी में भी जो है हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो हमें नज़र आया कि जब मुल्क को मुसीबत पड़ती है तो वो मईशत के उस जगह पे भी जाके मदद करने की कोशिश करते हैं और यही अल्फाज आर्मी चीफ ने भी इस्तेमाल किए कि हम अवाम की मदद से उनकी सपोर्ट से, नेशन की सपोर्ट से हम लोग जो हैं वो ये सब्ज इनकलाब भी लेके आएंगे जिसकी जुजियात आपने बताई। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें ये जो एग्रीकल्चर मॉल बनेंगे ना हर डिस्ट्रिक्ट में, अब उसमें सिर्फ देखना ये कि ये बन जाएंगे तो क्या आम आदमी भी यहाँ जा सकेगा, आम आदमी की रसाई होगी कि नहीं होगी, किसानों का इसमें कितना अमल दखल होगा। तो जब आर्मी काम करती है तो वो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से SIFC जो है वो हमें बाकायदा तौर पे नजर आ रहा है, इसी तरह से हमें ये जो कौमी किसान कन्वेंशन में ये जो सब्ज इनकलाब की बात हुई है, रामीन, इसी यानी कन्वेंशन में बात करते हुए आर्मी चीफ ने 2 और अहम बातें भी की हैं। मेरे नज़दीक वो इस सब्ज इनकलाब से ज़रा थोड़े से ज़्यादा मुख्तलिफ हटके हैं लेकिन बहुत अहम हैं, जिन पे के सोचना चाहिए, जिन पे बात करनी चाहिए और उस पर देखना चाहिए कि मैन यानी कि नजमुल साकिब या रामीन अपने तौर पे इसमें कैसे अपना फ़र्ज अदा कर सकते हैं। पहली बात उन्होंने की कि माफियाज हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर, या माफियाज हैं जिनका अवाम के साथ मिलके हमने मुकाबला करना है, माफियाज की बात की। दूसरी बात की जो कि मुझे और आप सबको नजर आती है कि किसी वजह से पूरे पाकिस्तान में खासतौर पे सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि खुदा न खास्ता खाकम्बा दहन पाकिस्तान जो है वो दाएं बाएं कहीं हो रहा है। मायूसी का लफ्ज इस्तेमाल किया आर्मी चीफ ने। अब यह है कि इन 2 बातों का, एक तो माफियाज का हमें पता लगा कि वो वाकई हैं और उसमें ज्यादातर वो खौफनाक खतरनाक लोग हैं रामीन जो हमारे पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान की जड़ों को जो है वो खोखला कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी ID कार्ड लेके पाकिस्तान के खिलाफ ही बात करते हैं और हमसाया मुल्क की तारीफ पे ऐसे ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिला देते हैं कि जो सुनने वाला है वो हैरान रह जाता है, यार आप पाकिस्तानी हैं क्या, आप हिंदुस्तानी हैं? खैर, तो इसमें देखना यह है कि ये जो जानबूझ के, बिल्कुल ऐसे है, हमारा चीफ ये कहता है कि ये जानबूझ के मायूसी फैलाई जा रही है, ये कौन लोग हैं? और डेफिनेटली हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, आर्मी ने उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है। हमने क्या करना है? अब देखिए, अगर आपने इस सब्ज इनकलाब की बात जो आपने कर रहे हैं, जी बिल्कुल,
इस सब्ज इनकलाब में मैंने ये देखना है कि मैंने इसमें क्या किरदार अदा करना है, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ने तो मजबूत होना ही है। जी ठीक है। अब्दुल्ला साहब, दुनिया के अगर दीगर ममालिक को देखा जाए, कुछ ऐसे भी ममालिक थे जहां पर ज़राअत की उतनी कैपेसिटी थी नहीं, मगर उन्होंने स्मार्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के ज़रिए अपनी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को भी बढ़ा लिया। एग्रीकल्चरल सेक्टर में आईटी को शामिल करने की, आईटी के जो स्मार्ट वेज हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत और इसकी सिग्निफिकेंस कितनी अच्छी हो सकती है? रामीन साहिबा, देखें, हम एग्रीकल्चर में बहुत पीछे रह गए। पहले 70 की दहाई में बुच्चा साहब जो थे, खुदा बख्श बुच्चा, उन्होंने जो है वो एक सब्ज इनकलाब जो है वो लाने की कोशिश की, लेकिन तब पाकिस्तान में पानी के मसाइल नहीं थे। अब पानी के बहुत बड़े मसाइल पैदा हो चुके हैं, और तीसरी जो आलमी जंग है वो पानी के मरहले के ऊपर होगी। और पानी के अंदर जहां फसलों को 3 पानी चाहिए होते हैं, अब वो 2 पानी मिल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। दूसरी बात यह है कि हम फ्लड इरिगेशन के ऊपर ज्यादा यकीन रखते हैं, जबकि हमें अब दीगर इरिगेशन के जो सिस्टम हैं, जो पानी आपाशी के, वो हमें मुतारिफ कराने पड़ेंगे। तीसरी बात यह है कि आप देखें कि हॉलैंड जैसा मुल्क जो है, जिसके पास जो है मौसम नहीं है और हवा मुवाफिक नहीं है, और वो ग्रीन हाउसेज में जो है बिजली जला के फसलें बना रहे हैं, फूल पे भेज रहे हैं, पूरी दुनिया का ट्यूलिप जो है वो फूल वहां से जाता है। इसका मतलब है कि हॉलैंड के अंदर जो तरक्की है उसके अंदर एक बहुत बड़ा आंसर जो है वो उनकी ज़राअत है। तो अगर पाकिस्तान, जहां मैं अभी कुछ अर्सा कबल मैं अबू धाबी में गया हुआ था, वहां शारजा में, शारजा के अंदर आप यकीन माने कि एक पाकिस्तानी लड़का है, उसने 1 लाख रियाल से उसने वहां 5 एकड़ के ऊपर एक फार्म किसी अरबी के साथ मिलकर शुरू किया। ग्रीन हाउस है वो, और आप यकीन माने 1 साल बाद उसकी कीमत जो है वो 10 लाख रियाल हो चुकी है। और वो वहां हर किस्म की, ना वहां मिट्टी अपनी, ना पानी अपना, हद ये है कि बीज अपना नहीं, गमला अपना नहीं, यानी कोई कुछ नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो कमाई कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते जहां अल्लाह ने हर चीज मुवाफिक दी है? फिर दूसरी बात यह है कि हमें जो हाइब्रिड बीज है उससे बच के अपनी लोकल जो बीज है, जिसके ऊपर आपकी जो वायरसेस हैं उनका हमला कम होता है, जो उसमें टेस्ट में ज्यादा बेहतर है, जो हमारी ग्लूटेन वैल्यू है गंदम की वो बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू जो रशिया से आती है, कनाडा से आती है। हमारी जो मिठास आती है जिसको कहते हैं गंदम में, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। जी जहांगीर साहब, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव वक्त की एक तो कितनी बड़ी जरूरत है, और अभी तक ये इनकलाब, ज़र इनकलाब आ क्यों नहीं पाया? क्या चैलेंजेस रहे हैं पाकिस्तान के लिए? ये देखें ना, आप अगर 60s की दहाई में देखें तो ग्रीन रिवोल्यूशन आई थी, आपके जो करेज सिस्टम है सिंध के अंदर बड़ा डेवलप किया गया था। बेसिकली पाकिस्तान तो एक जो इकानमी है, या पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, और पाकिस्तान की मोस्टली जो पॉपुलेशन है 65-70% वो सारी जो है रूरल बेस्ड है। तो अगर आप एग्रीकल्चर को डेवलप करें तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। इसमें हमारी एक्सपोर्ट जो है वो उस पर इतना एक्सपेंस नहीं आता जितना कि आप दूसरी एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो वो उसमें हमारी जो चाइना के अंदर जो है सी पैक है, इसके अंदर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। और एग्रीकल्चर जो है हमारा एक्चुअली फोकस जो है ना वो अर्बनाइजेशन की तरफ चला गया है, और हमारी जो लैंड्स है उसकी एक तो प्लांटेशन नहीं कर रही, दूसरा जो है लैंड को एग्रीकल्चर यूज के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। अभी जो ये SIFC बनी है, इसके अंदर ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि आप अपनी जो कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसको डेवलप करें, तो इसमें एक बहुत बड़ा स्कोप है। और अगर इस पर फोकस कंसिस्टेंटली किया जाए, हमारा असल इशू जो है कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट एक आती है, वो 1-2 पॉलिसी बनाती है, किसी उस पर फोकस नहीं आता, उसके 1 साल 2 साल बाद वहाँ से फोकस हट के किसी और तरफ से रहता है। तो हमारा बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो अर्बनाइजेशन हो रही है वो किसी प्लान तरीके से नहीं हो रही। आप देखें ना, गांव के अंदर भी आप जो है वो लोगों ने एग्रीकल्चर वो छोड़ दी है, वो हाउसिंग की तरफ आ गए हैं, वो प्लाट जो है वो देते हैं लोगों को। तो इस सिस्टम के अंदर हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, एनवायरनमेंट जो है हमारा कंट्रोल नहीं है। आप दुनिया को देखें, एनवायरनमेंट पे इतने चैलेंज है कि अभी COP28 आपने देखा है दुबई के अंदर हुई है, UAE के अंदर। बिल्कुल ठीक है। नजमुल साकिब साहब, आज आप नाजरीन के लिए क्या सवालात लेकर आए फिर? जी रामीन, एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। ज़रूरी सवाल ये है कि एक मुल्क की बड़ी सियासी पार्टी ने कहा है, अपने मंशूर के कुछ नुकात पेश किए हैं कि इलाज मुफ्त, बिजली मुफ्त, तालीम सबके लिए, तनख्वाहें दुगनी, 50 लाख घर। तो सवाल ये है कि इसके लिए तो बहुत सारी दयानतदारी और ढेर सारा पैसा चाहिए। तो ये बहुत सारी दयानतदारी और ढेर सारा पैसा आएगा कहाँ से?
गैर ज़रूरी सवाल। अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो देने की बजाय तमाम सियासी पार्टियां सिर्फ रो धो रही हैं, दुखड़े सुना रही हैं। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि अवाम अपने दुखड़े सुनाने कहाँ जाएं? बिल्कुल जी नाजरीन, ये सवालात आप उड़ के जा रहे हैं, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।